फिर अमित शाह बूथ में बैठ जाए, चाहे मोदी जी बैठ जाए, या ट्रंप और बाइडेन अभी ले आए, सब जीत मोर कांग्रेस के कार्यकर्ता हुई। पक्का है तैयार हम, है तैयार हम। सोचे नहीं अमित शाह की ईडी आई थी भेजू ताकि सब डर जाए, कांग्रेसी में डरा जाए, लेकिन हम बताना चाहा था ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ लोहा भी उत्पादन होते, तो यहाँ बॉक्साइट और डोलोमाइट और ग्रेनाइट भी उत्पादन होते, यहाँ सब कुछ है। तो यहाँ लोहा भी है तो कोयला भी है, सब कुछ छत्तीसगढ़ में है। तो केवल यहाँ लोहा भर नहीं निकला है, छत्तीसगढ़िया में फौलादी भी है, डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। एक को प्रताड़ित कर ले, लेकिन तोल चाल में छत्तीसगढ़ की जनता आने वाला नहीं है। अभी जो वादा कर रहे हो तो काफी फंडामेंटल वादा कर रहे हो, जो 5 साल के लिए काफी होता था। अगर आप किसानों का लोन माफी का आज बात करेगा, मतलब 5 साल किसानों का हालत क्या था। पहले तो आप बोला था किसान बहुत खुश है, अभी आप लोन माफी का बात निकाल के अभी खुद ही कन्फेस कर दिया कि छत्तीसगढ़ में किसान का हालत ठीक नहीं है। आपने लोन माफ करना सही था, पहले ही माफ करना सही है, अभी चुनाव का समय आपने क्यों बोला है। मतलब आपको आज अंदाज लगा चुनाव का समय जो आप लोगों का बीच में गया, तब आपको अंदाज लगा कि किसान का हालत खराब है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस चुनावी सरगर्मी पर जिसकी चर्चा इन दिनों छाई हुई है। जी हां, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बड़े नेताओं का, दिग्गज नेताओं का लगातार दौरा है और करीब आधा दर्जन नेताओं ने यहां डाला हुआ है डेरा। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्सेस बीजेपी के बड़े नेताओं की जंग देखने को मिल रही है और जैसे जैसे नामांकन की तारीखें सामने आ रही हैं, नामांकन दाखिल हो रहा है, ये चुनावी जंग और तेज हो गई है। आज हम बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा और मुख्यमंत्री के बीच चल रही जुबानी जंग की, जिसमें एक दूसरे पर वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जंग आज की नहीं, असम चुनाव से शुरू हुई थी और ये असम चुनाव से आज तक जारी है और यही वजह है कि असम के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ लगातार दौरा कर रहे हैं। उनका तीसरा दौरा है और हर दौरे में उनके ओर से जो तीर छोड़े जाते हैं वो सीधे कांग्रेस पर ऐसे लगते हैं जैसे दिल में लगा हुआ नस्तर। क्या है ये जंग, क्या इसका असर होगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक समीक्षक अनिल द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के एस चौहान जी है, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हमने बताया कि आज नामांकन जो है वो हुआ है कांग्रेस और भाजपा की ओर से और बीजेपी ने भी अब कमर कस के जो तैयारियां की हैं उसकी वानगी हमें सुनाई दी हेमंता बिस्व शर्मा के बयान में। एक एक करके प्रतिक्रिया लेने का दौर शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम लोग लोहे से भी मजबूत हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता एक हो जाएंगे तो मोदी आ जाए, शाह आ जाए या बाइडेन को बुला लो, कुछ नहीं होगा। पहली प्रतिक्रिया हम कांग्रेस की ले लेते हैं। अमित श्रीवास्तव जी, क्या ये अति आत्मविश्वास नहीं है? इस तरीके की बातें आप लोग कह रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं क्या बीजेपी को? देखिए, लोकतंत्र का उत्सव चालू हो गया, हल्के में हम किसी को नहीं ले रहे हैं मोहन जी। आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार का कुकृत्य कहना चाहिए बीजेपी के लोग कर रहे हैं और जिस प्रकार से इनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है और जिस प्रकार से कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हम इनके ईडी से डरने वाले नहीं है। और हम जैसा हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस की आन बान शान और कांग्रेस के प्राण हमारे कार्यकर्ता है, जिन्होंने लगातार 15 सालों से पूर्ववर्ती सरकार से लड़ाई लड़ी थी और आज भी जिस प्रकार से वो कमर कस के तैयार है और आज भी जिस प्रकार से वो कहते हैं है तैयार हम और अब की बात 75 पार, तो उसके पीछे बहुत सारी बातें होती है। पिछले बार जब हम गए थे तो इनका भ्रष्टाचार था, क्योंकि विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर साहब, जो कहते थे डॉक्टर होने के बाद भी छत्तीसगढ़ की जनता का नब्ज को पकड़ नहीं पाए और वो स्वतः ही कहते थे कि 1 साल कमीशन चोरी मत करो साहब,
हमारे अपने नेताओं को, और 30 साल हमारी सरकार रहेगी। और रही बात, मैं आपको बता दूं कि आप जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ईडी को यहाँ पर भेज दिए थे, अब राजस्थान को भेज दिए हैं और गली गली छत्तीसगढ़ के ईडी को घुमाए, तो मैं आपको बता दूं कि अनिल भाई बैठे हैं। अनिल भाई निश्चित तौर पर बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब ईडी का मतलब जो होता है ना मोहन जी, उसका मतलब हो गया स्टिमुलेटेड डेमोक्रेसी। एक पॉलिटिक्स ऑफ हैरेसमेंट इस देश में चल रहा है। और जिस प्रकार से मैं भी आपके डिबेट में पहले भी मैंने कहा, वी आर नॉट अफ्रेड अबाउट ईडी, और जितने बार आप लोग यहाँ पर ईडी को आप लाए हैं उतने बार हमारा कार्यकर्ता और रिचार्ज होता है कि आ जाइए। अब जिस प्रकार से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमने 3-4-5 सालों में जो काम किया है, जो विकास किया, विकास धारा छत्तीसगढ़ में मोहन जी हमने भाई है, हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से 68 से 71 प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हमें मिला, इस बार हम 75 पार करने जा रहे हैं। और रही बात कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, कहता हूं मैं हमेशा, आप जो कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज गुड, ओवर कॉन्फिडेंस ऑलवेज बैड, लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट है क्योंकि हमने काम किया है। छत्तीसगढ़ को अगर विकास का गढ़, तरक्की का गढ़ अगर हमने बनाया है तो हम अपने विकास के सहारे जा रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं साहब हम मोदी जी के नाम पे चेहरा लड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ ना, हो जाए दो हाथ, छत्तीसगढ़ मॉडल और गुजरात मॉडल, क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल में है किसानों का कर्जा माफी, बिजली बिल हाफ, किसानों की समृद्धि, प्रदेश की खुशहाली। और गुजरात मॉडल में क्या है, अपने कॉर्पोरेट मित्रों को सारी चीजों को बेचना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम डरने वाले नहीं है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश में जिस प्रकार से ईडी को आगे करके लड़ाई लड़ी जा रही है, वो हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। और फिर मैं आपके माध्यम से मोहन भाई कहना चाहता हूँ कि जितनी बार भी ये यहाँ पर आ जाए, जितने बार भी आ जाए, इस देश में एक प्रतिशोध की और उत्पीड़न की राजनीति ये कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी शराफत को कमजोरी मत समझना साहब, वक्त बदलता जरूर है। ठीक है, चलिए शायराना अंदाज में अपनी बातों को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं अमित श्रीवास्तव, लेकिन आखिर हो क्या रहा है, बीजेपी क्या सोचती है? और खासतौर पर एक मॉडल की चर्चा हेमंता ने आज की कि भाई कर्ज देने की जरूरत क्यों आन पड़ी है, जब आप किसानों को मजबूत कर चुके हैं इनपुट सब्सिडी देकर, फिर कर्ज क्यों दे रहे हैं? इस तरीके की बातों को आज उन्होंने मीडिया के सामने भी रखा है। चौहान जी से ले लेता हूँ, अमित जी आऊंगा आपके पास। जी ठीक है चौहान जी। तिवारी जी, सही कहा हेमंता जी ने कि कर्ज देने की जरूरत क्या है। जब आप किसानों को मजबूत नहीं बना सकते तब आप किसानों को मजबूर बनाते हैं, कि किसानों को कर्ज लेने के लिए, और उसके बाद षड्यंत्र पूर्वक उनको डिफॉल्टर घोषित करवाते। पिछली बार जब आपने कर्ज दिया था, रजिस्टर्ड किसान यहां पर 23 लाख है मोहन जी, 23 लाख। आपने क्या बोला कि पूरा कर्जा सभी का माफ होगा। आपने किसको किया, कितने किया? तो आपने किया, आपने खुद बोलते हैं कि हम 13 लाख किसानों का कर्जा माफ कर चुके हैं। 13 लाख कैसे होता है? तो 2018 और 19 में सिर्फ 9 लाख किसानों का कर्जा में से 50 से 55% दिया जाता है। उसके बाद 11,50,000 दिया जाता है, उसके बाद 11,99,000 दिया जाता है, 12,15,000 दिया जाता है, उसके बाद 13,16,000 किसानों को आप देते हैं, कर्जा मुक्त कराते हैं। उसमें भी 3 प्रकार के कर्जे होते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। उसमें भी आप क्या करते हैं? उसमें भी आप सिर्फ अल्पकालीन करते हैं। अल्पकालीन में भी क्या करते हैं? अल्पकालीन में जो सहकारी बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं और एपेक्स बैंक होते हैं, तो आप सिर्फ सहकारी बैंक का कर्जा माफ करते हैं। अल्पकालीन में भी क्या होता है मोहन जी? अल्पकालीन में यह होता है कि 60% किसानों को कैश मिलता है और 40% सामान मिलता है। तो आप 60% का भी 50 से 55% लेते हैं। जब 1 साल के बाद 2019 में जब किसान दूसरा ऋण लेने के लिए गए तो उनको बोला कि आपको ऋण नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका 50 से 55% ही आपका कर्जा अभी तक पटा है और आपका पहले पटा नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि किसान ये लेने पे मजबूर हो गया, जो 10 से 12% इंटरेस्ट में ब्याज मिलता है उसमें। उसके कारण क्या हुआ? किसान डिफॉल्टर होना चालू हो गया। इसके ये षड्यंत्र पूर्वक इन्होंने
डिफॉल्टर घोषित करवाया ताकि कहीं से भी इनको कर्जा मत मिल सके, सरकारी बैंक से भी मत मिल सके। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब 23 लाख थे आपके रजिस्टर्ड किसान, तो 13 लाख का क्यों किया आपने? और आपने 2000 एपेक्स बैंक का बोल रहा हूं 4,047 करोड़ रुपया आपने 2 लाख किसानों का नहीं दिया है, लगभग 2 लाख किसानों का एपेक्स बैंक का। क्यों नहीं दिया? वो अल्पकालीन था। आपने क्या यही बोला था? आपने गंगा जल में हाथ रख के बोला था कि हम पूरा कर्जा माफ करेंगे, लेकिन उसको भी आपने नहीं किया। ये हो गई आपके कर्जे की बात। और कर्जा जो आपने दिया, जो आपने 2 दिन में कर्जा दिया 9,500 करोड़ रुपया, वो क्यों दिया? क्योंकि 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव थे, उसमें श्रेय की राजनीति लेने के लिए किया। उसके बाद आपकी दाल नहीं गली। ये तीनों स्टेट में आप 3 सीटों में सिमट के रह गए। 65 सीटें थी लोकसभा की, 3 सीटें आपको मिली, जो जनता ने आपको जवाब दे दिया। उसके बाद आपने आगे का कर्जा देखिए किसी ये तो एक पार्ट हो गया कर्ज माफी का। हम ये जानना चाह रहे हैं कि हेमंत विश्वकर्मा ही बार बार क्यों आगे आ रहे हैं? उन्हीं को आप लोग सामने कर रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री से पुरानी जो एक तरीके से लड़ाई चली आ रही है असम चुनाव से, वो भी वजह है क्या कि एक नेता के कार्ड के रूप में आप सामने कर रहे हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक लड़ाई मेरे ख्याल से पर्सनल नहीं होती, और यहां पर ना पर्सनल दिख रही है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, हर जनप्रतिनिधि, हर प्रवक्ता कोई भी मन भेद नहीं करता। मतभेद हो सकता है उसका, लेकिन हिमंता विश्वा ने जो बोला वो छत्तीसगढ़ के हित में बोला, और एकदम फैक्चुअल बात की कि आपने जो बात की थी उसको आप पूरा कर सकते थे 5 साल तक, जो आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? और आप उसके बाद, ये सिर्फ कर्ज माफी की बात नहीं थी, ये उसके बाद भी आपने, ये आपका इंटेंशन क्लियर दिखता है कि आपने जो वादे किए, इसी के कारण उप मुख्यमंत्री जी खुद बोलते हैं कि 12 वादों को हमने छुआ नहीं, 12 वादों काम चल रहा है और 12 वादे हमने किए। और उसके बाद आपने खुद, ये इंटेंशन आपका दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वादा करके आप आगे की और श्रेय की राजनीति करना चाहते हैं। कभी आप फंस जाते हैं तो वो गेंद जो है वो केंद्र के पाले में डाल देते हैं। मैं तो सुन के हैरान रह गया, अभी 2 दिन पहले इन्होंने बोला कि शराबबंदी के लिए केंद्र पहले बंद करे, फिर हम करेंगे। उसके बाद आपने 2 दिन पहले लेटर भी लिखा कि जहां पर आप फंस रहे थे पीएम आवास योजना के तहत, आपने बोला कि फिर से आप पैसा दे दीजिए। हद है। जहां आप फंस रहे हैं, जहां आपको सर्वे में आप माइनस में आए हैं, उस मुद्दे को आप केंद्र के पाले में डाल रहे हैं। हद है। चलिए, ये तो बीजेपी कांग्रेस की जंग चलते रहेगी। एक विश्लेषण समझ लेते हैं। क्या अनिल जी, हेमंता को आगे करने के पीछे कोई रणनीति है बीजेपी की? और एक हिंदुत्व का नया चेहरा बनकर, योगी के बाद एक दूसरा हिंदुत्व का चेहरा बनकर ये सामने आए हैं, इसीलिए बार बार उनका दौरा हो रहा है। उनका कवर्धा में दौरा कराया गया, बिलासपुर में कराया गया। क्या वजह मानते हैं आप? इसका कोई फायदा लेना चाहती है बीजेपी क्या? देखिए, मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था। कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव है, मेरे भाई है, और चौहान जी भी मेरे अच्छे मित्र हैं, और दोनों को मैं सुन रहा था। बेसिकली हेमंत विश्वकर्मा तो सीएम प्रोडक्ट कांग्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस में सालों तक राजनीति करे, और अब वो बीजेपी में आकर के उनको मौका मिल गया तो वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अगर बीजेपी इस मुगालते में है कि हेमंत बिस्व शर्मा को सामने रखकर वो हिंदुत्व का कार्ड छत्तीसगढ़ में खेल लेगी, फिलहाल मुझे तो इसके कोई लाभ और ज्यादा समझ में नहीं आते हैं। ये ठीक है कि धर्मांतरण का मुद्दा है, कवर्धा का कुछ सांप्रदायिक उन्माद है, जहां वो थोड़ा सा इसको सामने रख करके वोट हासिल कर सकती, लेकिन वो हेमंत बिस्व शर्मा के बगैर भी संभव था। वो है संभव। बीजेपी के पास भी छत्तीसगढ़ में ऐसे फायर ब्रांड लीडर हैं जो ये कमी पूरा कर सकते थे। पर यदि वो मुख्यमंत्री को सामने ला रहे हैं तो एक जिसको बोलते हैं राज्य का मुखिया है, उसने वहां कुछ काम किए होंगे, इसलिए उसको सामने पेश कर रहे हैं। पर मुझे लगता है इस पर हमें ज्यादा डिबेट में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे 2 चीजें कहनी है कि देखिए, जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दल 2 चीजों का बहुत प्रबलतम इस्तेमाल करते हैं। पहला है आरोप, और दूसरे है जांच एजेंसियों का इस्तेमाल। आप देखिए, कांग्रेस की सरकारें भी रही, कांग्रेस ने भी सीबीआई का जमकर के इस्तेमाल किया था।
अपने विपक्षी नेताओं के खिलाफ। और अब ईडी है तो बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जनता बड़ी समझदार है, जनता साक्षर हो चुकी है, जनता ये जानती है कि अगर आप जांच एजेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे सरकार कितनी बदनाम हो रही है। ये सिर्फ एक बदनाम करने की कोशिश भर है। देखिए, आपने कुछ अफसरों को गिरफ्तार किया, उन्हें जेल भेज दिया, सरकार पर क्या असर पड़ा? विधायक कोई जेल नहीं गया, मंत्री सारे उनकी छवि ठीक है, मुख्यमंत्री पर भी कोई आंच अभी आज तक आ नहीं पाई है। आप जब तक इनको गलत साबित नहीं करेंगे, जब तक इनको भ्रष्ट साबित नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि जनता आपको, ईडी को सामने रखकर के जनता आपको वोट दे देगी। ये बीजेपी को थोड़ा इस खेल को समझना होगा। लेकिन जहां तक आरोप हैं, बहुत सारे आरोप साबित हो चुके हैं, शराब घोटाले हुए हैं, मैं करप्शन से इंकार नहीं करता हूं, बहुत जमकर के करप्शन हुआ है, लेकिन वो करप्शन पार्टीगत स्तर पे नहीं हुआ, ये बात को समझना होगा। उसमें कहीं कांग्रेस के नेता या मुख्यमंत्री या विधायकों पर दाग जरूर लगे, लेकिन वो आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए? इसका मतलब ईडी हैव नो एनी प्रूफ अगेंस्ट टू एमएलए और चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर। ठीक है, चलिए, भ्रष्टाचार के आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा ठोस प्रस्तुत बीजेपी नहीं कर पाई है जिन आरोपों के आधार पर कहें कि गेम चेंजर हो जाएगा। चौहान जी, ये हवा में सतही आरोप कई बार सुन चुके हैं, ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया, लेकिन आखिर धाक के 3 पाक हाथ में क्या आया? किसी पर कार्रवाई नहीं, किसी पर कुछ एक्शन नहीं, चुनाव आ गए सर पर, चुनाव में सब उतर गए मैदान में, अब तो कुछ हो भी नहीं सकता। देखिए तिवारी जी, ईडी जब भी आई उसने अघोषित संपत्ति जब्त की, 15-15 किलो सोना जब्त किया, और नौकरशाही जो अधिकारी थे उनके पास से किया, जो मुख्यमंत्री जी के करीब थे और कर्ता धर्ता थे यहाँ के राज्य सरकार के, और वहां से मिलना और वहां पर से और ठोस सबूत मिलना, और उसके बाद आज कोई भी कार्रवाई में हम पूरा का पूरा निर्णय में उतर नहीं सकते। ये हो गया कार्यपालिका का काम। कार्यपालिका ने एक समय के बाद न्यायपालिका को दे दिया, और न्यायपालिका ने वहां पर 5000 की जो शीट जो पेश की गई, उसके बाद उनकी जमानत रद्द कर दी। तो क्या न्यायपालिका भी ये केंद्र सरकार के या दूसरे के दबाव में काम कर रही है, या कार्यपालिका भी कर रही है? कार्यपालिका ने अपना काम दे दिया ना भाई, न्यायपालिका अपने काम कर रही है ना। उसके बाद आज मैं ये बोल रहा हूं कि ईडी ने जब भी जिसको भी बोला, और 2 जनप्रतिनिधि, 2 विधायक का इसमें नाम आया, 2 विधायक का नाम आया, बाकी तो अधिकतर अधिकारियों और जो व्यवसायी थे उनका नाम आया। तो ये मुख्यमंत्री जी क्यों तिलमिला जाते हैं? क्यों तिलमिलाते हैं? क्योंकि कोई ना कोई कनेक्शन है, इसी वजह से तिलमिलाते हैं। कोई ना कोई तार जुड़े हुए हैं मुख्यमंत्री जी से, तभी ये बौखलाते हैं। क्यों नहीं? तो बौखलाने की जरूरत क्या है? और एक बात तिवारी जी, अगर आप एक आम जनता से पूछेंगे कि क्या ईडी की, सीबीआई की और आईटी की काम रेट बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, या भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वो क्या बोलेंगे? बिल्कुल बढ़नी चाहिए। अगर वो ठीक है, अगर वो निर्दोष हैं, तो वो बाहर आएंगे। नहीं तो आप ईडी की ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है कि 112 आप डायल करिए और ईडी को देख लीजिए, वहां पर से कुछ नहीं मिलता है तो वहां से चले आएगी। ईडी की कार्रवाई जहां भी हुई है, पुख्ता उनको सबूत मिले हैं, उसके बाद ही जाके हुई है, उसके अलावा नहीं हुई है। और अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अगर आप बोलते हैं कि ईडी की कार्रवाई ना हो जाए, आप मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि मेरे जन्मदिन वाले दिन ईडी की कार्रवाई हो गई। नहीं, मुख्यमंत्री तो गिना रहे हैं कि भाई ये जो हेमंता आरोप लगा रहे हैं, वो उनकर पर ये आरोप है, उनकी पत्नी को फायदा पहुंचाने का, खुद की पत्नी को उन्होंने फायदा पहुंचाया। दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं लेकिन खुद फंसे हुए हैं, ये कह रहे हैं वो। मैं ये बोलता हूं कि कानून नाम की चीज है ना, कानून से ऊपर तो यहाँ पर नहीं है कोई। संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान चलता है कि नहीं चलता है? आज कोई भी एक इंसान, कोई भी, मैं ये नहीं बोलता हूं कि जनप्रतिनिधि या कोई रसूखदार हो, कोई भी एक इंसान पीआईएल लगा सकता है, कोई भी इंसान डाटा कलेक्ट कर सकता है, तो वो करे और पीआईएल लगाए। आपने क्यों नहीं लगाया? अगर आपको ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो आप क्यों नहीं गए न्यायालय में? चलिए, सही सवाल है श्रीवास्तव जी। आखिर ऐसे आरोप क्या चुनाव के समय आएंगे? आप लोग कुछ किए नहीं, अभी आरोप लगा रहे हैं।
इस पूरे मामले में एक्शन आप लोग को लेना था, कांग्रेस को लेना था। देखिए मोहन भाई, बहुत देर से मैं चौहान भाई की तकरीर को सुन रहा था, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग ने बहुत सारी डिबेट किए हैं और वो भी सज्जन व्यक्ति है, बीच में नहीं टोकेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ। देखिए रही बात, अभी वो बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी का पिछले साल सितंबर के महीने में ट्वीट भी आया था कि कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके ऊपर सख्त और कठोर कार्रवाई करना चाहिए, हम उसके पक्षधर है। रही बात, मैं आपको बता दूं मोहन भाई कि पिछले 10 सालों से जो निम्न स्तर की राजनीति केंद्र में बैठे हुए हुक्मरान कर रहे हैं और ईडी जिस प्रकार से निष्पक्ष काम नहीं कर रही है। अभी आपने हेमंत बिस्व शर्मा जी की बात करी, उनके ऊपर खुद इतने आरोप है, ईडी उनके पास कब कार्रवाई कर रही है बता दे चौहान जी। अभी चौहान जी कुछ बोल नहीं पाएंगे। रही बात आपको कह रहे शिकायत कहाँ की है आपने, कोई शिकायत हुई है क्या? अरे मोहन जी देखिए, हम नहीं कहते थे, बीजेपी के नेता ही कहते थे। नागा सागर स्कैम में सारे लोगों का नाम आता था, शुभेंदु अधिकारी का आता था, आज वो बीजेपी में है, इनके ही है। और जिस प्रकार से रेड्डी बंधु इन्हीं के साथ है, मुकुल रॉय इन्हीं के साथ है। हम तो हमेशा कहते हैं देश में फेयर एंड लवली स्कीम चल रही है, बीजेपी के वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग पाउडर में आप आ जाइए, वॉशिंग मशीन में इनके हो जाइए और उसके बाद मिस्टर क्लीन होकर निकलिए, भाजपा आपका स्वागत करती है। तो ये चीज भी जनता देख रही है चौहान जी। अभी आप कह रहे थे जनता देख रही है, जनता जनार्दन होती है साहब लोकतंत्र में। वी आर ऑल गवर्नमेंट बाय द लॉ, और अभी लॉ और संविधान की बात कर रहे थे, तो जिम्मेदारी से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हेमंत बिस्व शर्मा जी पे ईडी कार्रवाई कब करेगी? ये आप ही के नेता कहते थे, अब वो बीजेपी में चले गए है ना। अगर वो बीजेपी में चले गए तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। अब आप कह रहे हैं कि आपने शिकायत नहीं करी, और आप लोग तो पहले सतत उनके ऊपर आरोप लगाते थे। रही बात मोहन भाई, अभी आप कह रहे थे कि वो यहाँ पर आएंगे उसका क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपको बता दूं वो कॉर्पोरेट पॉलिटिशियन है। कॉर्पोरेट पॉलिटिशियन आपको मैं समझा दूं वर्ड क्या है। कॉर्पोरेट पॉलिटिशियन मतलब आप जनता के हित की बात नहीं करेंगे, आप अपने कॉर्पोरेट व्यक्तियों की बात करेंगे। और भाजपा तो उसी में लगे रहती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, इस देश में 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग चला रहे हैं देश को, जो बेचने वाले जो खरीदने वाले, उस पर कोई कुछ नहीं कहेगा, देश का कोई भाजपा का प्रवक्ता कुछ नहीं कहेगा। नहीं चौहान जी, आज कहने दीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अभी आपने कहा ना हेमंत बिस्व शर्मा जी पे कार्रवाई आप कब करेंगे, और अगर आप कार्रवाई करेंगे मैं आपको यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा मोहन भाई के चैनल पे बैठ के। वरना कहते हैं ना कि वो हाँ भी भरेंगे, हम हाँ भी भरेंगे तो वो करेंगे बदनाम, और वो कभी करेंगे तो चाहे नहीं चाहते, ये नहीं चलेगा। तो हाँ जी आपको बताना पड़ेगा हेमंत बिस्व शर्मा जी पे कार्रवाई कब आप कर रहे हैं। जी चलिए, मेरा एक ही जवाब है तिवारी जी कि अगर कुछ है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में होगा, और उसका फैक्ट आप तथ्यात्मक आप पेश करिए न्यायालय में। न्यायालय क्यों नहीं सुनेगी भाई? क्या बात है, आप सुप्रीम कोर्ट में लगाइए ना, आप हाई कोर्ट में लगाइए, क्यों नहीं सुनेगी न्यायालय? सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों इतने निकम्मे बन गए हो आप लोग? अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, भले वो कोई भी हो। और एक बात, आज अगर जैसे कि राहुल गांधी जी और वाड्रा बेल में है कि नहीं है, उनके ऊपर न्यायालय ने शिकंजा कसा है कि नहीं कसा है, उनके ऊपर केस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कोई और भ्रष्टाचारी है तो उसके ऊपर क्यों नहीं हो सकता है? भाई मैं जवाब देना चाहता हूँ और तथ्यात्मक बात करें, सबूत के साथ बात करें, उसके बाद क्यों नहीं होगा? क्या आज तक बिस्वा जी के, हेमंता बिस्वा जी के पास में क्या निकला है? क्या निकला है और कहाँ उनका नाम है, ये भी तो बताइए। नाम निकला है, कहाँ पर नाम निकला है? आज सिर्फ और सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप न्यायालय में क्यों नहीं गए और न्यायालय ने कार्रवाई क्यों नहीं की? मोहन जी अभी इन्होंने कहा आप न्यायालय क्यों नहीं गए, आपने शिकायत क्यों नहीं गई। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे पूछना चाहता हूँ चौहान जी, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, ईडी को पत्र लिखा था कि छत्तीसगढ़ में जो घोटाले पूर्ववर्ती सरकार ने किए, सुन लीजिए। अभी आपने कहा ना आपने शिकायत क्यों नहीं किया, हमने किया ईडी ने शिकायत, आगे जांच करिए, अगस्ता वेस्टलैंड की जांच करिए, नाम घोटाले की जांच करिए, आगे इंदिरा इंडस्ट्री की जांच करिए, इस पे ईडी कब आएगी? ये दौरा चलता है आप लोगों का, एक तरफ आप लोग कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ कुछ कहते हैं, यही तो दौरा चरित्र है भाजपा का। आरोपी नहीं है प्रधानमंत्री या कोई भी विधायिका है, विधायिका उनको कानून बनाने का काम है। एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। इस तरीके की जुबानी जंगों के साथ ये चुनाव हमें देखने को मिल रहा है, और इसमें
पर्सनल आरोप और भ्रष्टाचार के मामले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्या ये चुनाव में उस ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है? क्या उसी मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? छत्तीसगढ़ के मुद्दे गौण हो गए हैं। नहीं मोहन जी, देखिए राजनीतिक दल कितनी भी कोशिश कर ले मुद्दों से भटकाने की, लेकिन जनता जनार्दन बहुत समझदार है। वो अपने विवेक से बहुत सही फैसला करती है। 15 साल बीजेपी की सरकार थी ना, क्यों बार बार रिपीट की जनता ने? क्योंकि भाजपा का काम उससे अच्छा लगा, डेवलपमेंट अच्छा लगा। आज कांग्रेस यदि 5 साल है तो भाजपा जनता उसका भी फैसला करेगी। देखिए मुख्य चीजें होती हैं डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि सीबीआई पहले काम नहीं करती थी, सीआईडी काम नहीं करती थी या एनआईए काम नहीं करती थी। ये सब भी नेशनल जांच एजेंसियां थी। राज्य में तो सीआईडी काम करती थी। सीआईडी नाम की संस्था ही खत्म कर दी गई पिछले 20-23 सालों में, चाहे भाजपा का सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। तो अब जब ईडी लगी हुई है, जनता समझती है कि ईडी का उपयोग आप किस लिए कर रहे हैं, सब जानते हैं अच्छे से। सीबीआई का उपयोग कांग्रेस ने इतने साल क्यों किया था, उस पर भी इस तरह के आरोप चश्मा है। तो जनता बड़ा स्वविवेकी फैसला करती है और वो ये जानती है कि हमारे लिए डेवलपमेंट किसने किया है। 5 साल यदि कांग्रेस डेवलपमेंट का वादा कर रही है तो उसे जनता के नजरों में खरे उतरना होगा। बीजेपी ने तो अपना विकास मॉडल दिखाया अच्छे से, इसलिए तो 15 साल वापस लौट करके आए। इसलिए कांग्रेस को भी चिंता करनी होगी कि डेवलपमेंट मॉडल आपने क्या पेश किया 5 साल में, कि जनता के सुख दुख, जनता का डेवलपमेंट, राज्य के गरीब जो वंचित है उनके लिए कितना काम हुआ, क्या काम हुआ, ये देखना। मुफ्त की रेवड़ियां तो दोनों राजनीतिक दल बांटते हैं। बीजेपी ने भी मोबाइल बांटा था, लैपटॉप बांटे थे, एक गाय बांटी थी, ये दिए थे ना। तो आज यदि कांग्रेस 1 रुपए किलो चावल दे रही है या किसानों का ऋण माफी कर रही, तो आप मुफ्त की रेवड़ी कैसे कह रहे हैं इसको? आपने भी तो बांटा 15 साल, तब तो आप सरकार में बने रहे। तो यदि रेवड़ियां बट रही हैं, यदि तो, लेकिन वो न्याय परक होना चाहिए, चाहे वो विकास का मॉडल हो चाहे वो सरकारी रेवड़ियां हो। ठीक है, चलिए, हर पार्टी का एक अपना मॉडल है और इस मॉडल के तहत दोनों ही पार्टियां भाग्य आजमाने के लिए सामने हैं, लेकिन दिग्गज इस दौरान भिड़ गए हैं। ऐसी लड़ाइयां हमें और कई बार देखने को मिलेंगी, क्योंकि चुनाव अभी अब सबाब में आ गया है। तो समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में के.एस. चौहान जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित श्रीवास्तव जी थे, उनका धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी ने समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करता हूं। और जैसे कि हमने बताया कि चुनावी पारा हाई है, लेकिन हम भी थर्मामीटर लेकर बैठे हुए हैं, समय समय पर आपको अवगत कराते रहेंगे कि ये पारा कहां जा रहा है, क्या पारे में गर्मी है, क्या नरमी है। सब देखने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।